बच्चे, 21 लाख बच्चे अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, 23 लाख अभी हो चुके हैं, कोई और तो पढ़ रहा होगा। मुझे लगता है कि दिमाग में भी क्वेश्चन होना चाहिए सबके कि वो तो बच्चा पढ़ रहा होगा, वो तो बच्चा मेहनत कर रहा होगा अभी। हेलो एवरीवन, सो पहले तो थैंक यू चंद्रकांत सर एंड द होल मेनलैंड अकेडमी फॉर कॉलिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी हियर। मैं अभी 3rd ईयर MBBS में हूँ और मैं अपना MBBS IGGMC नागपुर से परसीव कर रही हूँ। और कुछ साल पहले मैं आपकी ही तरह इस जगह पर वही मॉक टेस्ट, वही प्रेशर और वही सेम स्ट्रगल फेस कर चुकी हूँ। तो मैं जानती हूँ और पहचानती हूँ कि आप लोग अभी कैसा फील कर रहे होंगे। प्रिपरेशन की जर्नी आसान नहीं होती, प्रिपरेशन की जर्नी आसान नहीं होती। कभी लगता है कि मैं सब आ गया और मैं कभी लगता है कि कुछ नहीं आया। और ये पूरी जर्नी एक नॉर्मल फेज है। नीट और जेईई का एग्जाम सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है। नीट और जेईई का एग्जाम एंड वेदर आप MHCET ले लो, ये बस नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आपकी कंसिस्टेंसी और आपका साइकोलॉजिकल वेलबीइंग और पेशेंस देखता है कि आप एग्जाम को कैसे फेस करते हो, राइट। मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी ताकि अगर आप अभी 11th में हो तो उसको Day 1 रूट 1 से प्रॉपरली फॉलो करो। और अभी आप 12th में हो तो आपको तो ये फॉलो करना ही है। कुछ महीने, कुछ समय बचा है आपकी एग्जाम को, आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम anything you have to go, whether it may be IIT, whether it may be any college you want to pursue. First, अपने basics strong रखो। Basic is very important for any of the exams. एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक इजी जो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग रहने से एनीवे सॉल्व होंगे, और एक जो होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बट दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस का भी जो बेस रूट होता है, क्लास रूट लेवल होता है, वो भी आपके बेसिक कंसेप्ट से ही सॉल्व होगा। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट द बेसिक्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकंड, MCQ प्रैक्टिस रोज करो। आपकी एग्जाम का क्या मेन उद्देश्य है कि आपको पता होना चाहिए, which is MCQ सॉल्विंग। So MCQ प्रैक्टिस इज मस्ट एवरी डे। रोज क्वेश्चन सॉल्व करो और अपनी गलतियों से सीखो। मेरे टीचर्स को रहे हो, अगर मैं उनकी बातें रिमाइंड करती हूँ तो मुझे बस एक ही बात बोलते थे कि रोज नई गलतियाँ करो, पुरानी गलतियाँ रिपीट मत करो। अगर आप रोज नई गलतियाँ करोगे तो आपके एंड गोल तक आते आपको ये पता चल जाएगा कि आपने हजारों मिस्टेक्स कर चुकी हैं और ये मिस्टेक्स आपकी फाइनल एग्जाम में रिपीट नहीं होगी। एक और जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी आफ्टर हर टेस्ट देने के बाद, वो है मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो मिस्टेक कॉपी में आपको मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है अभी, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लो। फोन सबके पास होंगे, आप प्लीज उसमें नोट डाउन कर लीजिए। मिस्टेक कॉपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर टेस्ट होने के बाद हर गलती आपकी मिस्टेक कॉपी में लिखी जानी चाहिए। दैट इज वेरी मच मस्ट। और ऐसा नहीं कि एक बार मैंने मिस्टेक कॉपी बना दी तो बस पढ़ी है। हर टेस्ट के पहले, हर रात सोने के पहले दैट मिस्टेक कॉपी शुड बी रिवाइज्ड। ये आपका सोने के पहले का रूटीन फिक्स होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिविजन। दिमाग भूलता है, मेरा दिमाग भूलता है, आपका दिमाग भूलता है, किसी का दिमाग भूलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिविजन। एक बार वाइज देने से कुछ नहीं होता है एग्जाम के लिए, 4-5 बार रिपीटेड रिविजन करनी पड़ेगी आपको। द थर्ड थिंग इज रिविजन दैट यू शुड इम्पोर्टेंटली फॉलो। नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे सर भी बता रहे थे कि वो वीकली कंडक्ट करवाते हैं टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आप आपकी एग्जाम को कैसे फेस करोगे, क्योंकि आखिर में आपको टेस्ट देनी है वहाँ पे जाके। वो 3 घंटे आपका स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड विल के साथ आपको बैठना है। तो मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना और मिस्टेक कॉपी में लिखना, आज से आई होप कि आप सब ये फॉलो करेंगे। आई होप आप फॉलो करेंगे। ऑलराइट, टाइम टेबल हर किसी ने बनाया होगा, बट आई वुड एडवाइस यू, हम्बली एडवाइस यू कि रियलिस्टिक प्लान बनाइए। आपका
कि मैं सोचती थी कि एक दिन में मैं 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, which is really unrealistic। बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही रियलाइबल टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए कि ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगी, इसके बाद मैं मेरे आप को कुछ रिवॉर्ड करूँगी। वो रिवॉर्ड ये नहीं होना चाहिए कि आप 10-15 मिनट फोन चलाओ, वो ये होना चाहिए कि आप मेडिटेट करो, थोड़ा देर म्यूजिक सुनो, या कोई भी आपकी हॉबी जो आप परस्यू करना चाहते हो 10-15 मिनट्स के लिए। मोटिवेशन एंड माइंडसेट इज द नेक्स्ट की थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं। सो द बेसिक की पैरामीटर्स जो आपको मोटिवेशन में ध्यान रखने हैं वो ये है कि दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। सबका पेस अलग अलग होता है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे होंगे, कोई जल्दी लर्न कर लेता होगा, किसी को टाइम लगता होगा, सब किसी का पेस अलग होता है। तो अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। रूटीनली क्लास में आइए। क्लासरूम स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरा वहाँ क्लास में बैठने का उद्देश्य यही होता था कि मैं मेरे आजू बाजू वालों से सीखूँ, टीचर्स से अपने डाउट्स पूछूँ। घर में बैठे रहोगे तो उससे आपका कुछ नहीं मिलेगा। क्लासरूम में बैठना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कीजिए। मन चाहता है कि हमको इंस्टाग्राम खोले, वो रील्स देखे, मन चाहता है हम यूट्यूब खोले, हम शॉर्ट्स देखे, मन चाहता है हम मीम्स देखे, बट ये सबको टाइम है। 1-2 साल की अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बाद में आपके लिए इतनी चलोगे। मैं आपको बताती हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, हम हर साल फेस्ट करते हैं, हम हर साल बैठ जाते हैं, बट ये क्यों हुआ? क्योंकि वो 2 साल बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुकी हूँ कि अब एवरीथिंग इज चिल, राइट। थर्ड, टेंशन सभी को होती है। टेंशन मुझे भी हुई थी, नर्वस मैं भी हुई थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या मैं इस साल निकाल पाऊंगी, या मेरा होगा या नहीं होगा इस साल, मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये सबको लगता है, बट आप जो इससे उभरेगा और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेगा वो ही रेस जीत पाएगा। मैं पूरी बोलती हूँ, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना इज वेरी वेरी मोर इम्पॉर्टेंट। देन कोई 12 घंटे और 13 घंटे डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से पढ़िए, तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए। 5 से 6 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं तो वो 10 से 12 घंटे से भी वही गुना डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई से बैठे। सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि एक एग्जाम आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, लेकिन इस एग्जाम को सीरियसली लेना और अपना 200% कड़ी मेहनत करना, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। मेरा MBBS एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। आई होप किसी के लिए मोटिवेशन सोर्स बन पाएगा कि जब आप मेडिकल कॉलेज या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन या एंटर लोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका किया गया हार्डवर्क, आपकी की गई मेहनत कितनी वर्थ इट थी। मेरे लिए जैसे व्हाइट कोट पहनना, हॉस्पिटल में एंटर करना एक अलग ही प्राउड फीलिंग थी। मेरे मम्मी पापा की वो स्माइल देखना, मेरे टीचर्स की वो खुशी देखना, वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन आपके मन में लेकर आएगा। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना और नया नया इनोवेशन लाना, रिवॉर्ड्स लाना, वो अपने आप में अपनी मेहनत का एक अलग ही सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। फाइनली बेसिक थिंग्स जो सब लोग भूलते हैं, नहीं फॉलो करते, सब लोगों को ये लगता है कि हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम थोड़ी देर थोड़ी रात 3-4 घंटे सो लेंगे तो सब सही हो जाएगा, पर थोड़े समय सोना मुझे नहीं लगता सही है। 6-7 घंटे की नींद वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी जो नींद है वो एक बूस्टर है कि आप सिर्फ मिस्टेक ना करें आपकी एग्जाम में। तो प्रॉपर स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक्स लेना जरूरी है। म्यूजिक सुनो, वॉक करो या मेडिटेट करो, पर याद रखिए आपका ब्रेक वो नहीं होना चाहिए कि आप 10 मिनट फोन स्क्रॉल करोगे, बिकॉज 10 मिनट कभी फोन स्क्रॉल किया नहीं जाता, वो कब 1 घंटे और 3 घंटे में बदल जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। बस एक बात याद रखना कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है, बस डेली थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली वर्क करना, यही आपका प्राइमरी ग्रास रूट गोल होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ये कर सकती हूँ तो यहाँ पे हर बच्चा कर सकता है। हर बच्चा अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज पा सकता है, हर बच्चा IIT जा सकता है, हर बच्चा PNIT या कोई भी कॉलेज जाना चाहता है तो जा सकता है।
कुछ लाइन्स थी जो मैं मेरी प्रिपरेशन के बाद जब भी मैं लो फील करती थी, आप लोग भी सुन सकते हैं, वो मैं फॉलो करती थी। वो ये थी कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या आप लोग पूरी सुन सकते हैं? एंड फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये अपना फुल एफर्ट देंगे तो आपके पेरेंट्स के चेहरे पे वो स्माइल देख पाएंगे, उनमें वो सेटिस्फैक्शन देख पाएंगे। इवन आपके सर और मेंटर्स जो भी यहाँ बैठे हैं, उनका तो छाती खुल जाएगा, इतना इतना प्राउड उनको फील करवाएंगे। सो एट लास्ट मैं बस बोलूँगी 2 लाइन आपको मेरे साथ रिपीट करनी है। येस आई कैन डू इट, yes I can do it, yes I will do it। हाय दीदी, Hello। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि फिजिक्स को कैसे डील करना है? फिजिक्स सबकी डिफिकल्टी होती है, जो भी नीट परसीव करते हैं। मेरी पर्सनली डिफिकल्टी फिजिक्स ही थी। फिजिक्स अगर आप सॉल्व करो, सबसे पहले आपका ये होना चाहिए गोल कि सबसे पहले आप आपकी नोट्स रिवाइज कीजिए। नोट्स एक बार रिवाइज हो गए, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग में चल कीजिए। फिजिक्स में आप जितने क्वेश्चन लगाओगे वो आपके लिए हेल्पफुल है, पर ऐसा नहीं कि आप एक बार क्वेश्चन लगा के रख दिया। एक बार से अच्छा आप 3 बार क्वेश्चन लगाओ। आज लगाया, 7 दिन बाद और 1 महीने बाद वापस वो 3 बार आप क्वेश्चन लगाएंगे। आपके टेस्ट के पहले जो 1 हफ्ता आपको मिलता है, उसमें आपको वापस वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी डाउट्स आता है आपको, सिंपल से सिंपल आपको अपने टीचर को अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज डाउट सॉल्विंग बहुत जरूरी है। और पेपर में जो भी गलती होगी, आपको वो वापस उसका कंसेप्ट जाके पीछे रिवाइज करना है। ये 4 ही मोटर एजेंडाज अगर आप फॉलो करोगे तो आई थिंक फिजिक्स मेरा भी बहुत पुअर था, आपका और एंड तक आते आते स्ट्रांग हो गया, वैसे आपका भी हो जाएगा। मुझे लगता है बोर्ड्स आपके एंट्रेंस की पढ़ाई के साथ साथ हो जाएंगे। बस बेसिक चीज़ जो डिफरेंस है बोर्ड में, वो है आपको फिजिक्स के अंदर आपको पूरा डेरिवेशन करना है, बायो के अंदर आपको लिखना है, और वैसा केमिस्ट्री के अंदर को रिएक्शन कैद करना है। पहले तो एंट्रेंस आपका मेन गोल है, तो एंड तक आते आते एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। 1 महीना पहले जब भी बोर्ड्स आपका आएगा, तो कुछ समय आप 3-4 घंटे निकालिए। 3-4 घंटे में वो डेरिवेशन, वो इक्वेशंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो उसको लिख के देख लीजिए एक बार, जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं 4-5 साल, क्योंकि बोर्ड का पेपर इज एनी डे गोइंग टू रिपीट, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होना ही है। तो अगर आप कुछ भी कर लेंगे बोर्ड्स के लिए तो मोर देन एनफ। मैंने बेसिकली बस 15 दिन बोर्ड की पढ़ाई की है, मैं गॉट 92, तो मुझे लगता है कि अगर 1 महीना करेंगे तो यू कैन गो वे अहेड। I have a question, Harsh. How to deal with distraction? Like even मेरा मोबाइल मेरे साइड पे नहीं होगा, कभी भी I'm distracted always. So how to deal with it? Exactly, very good question। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि हम इतना रिपीटेडली पढ़ते रहते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, नथिंग। मुझे लगता है जो भी आपकी हॉबी होगी छोटी मोटी, वेदर इट इज सिंगिंग हो गया, वेदर इट इज म्यूजिक सुनना हो गया, या हो गया, मैं बोलूँगी सबको ही 10 मिनट बस निकालिए, 10 मिनट मेडिटेट कीजिए। मैं बेसिकली श्री रविशंकर जी को फॉलो करती थी, और उनका यूट्यूब पे आता है 10 मिनट्स मेडिटेशन सेशन। तो अगर वो 10 मिनट भी शांति से मेडिटेट करेंगे ना, आपको एक नया ही जोश, एक नई ही फ्रेशनेस मिलेगी। तो जस्ट एक बार मेरे लिए सब्सक्राइब करना कि वो 10 मिनट मेडिटेट करना, आई होप आपकी एक नई रिजुविनेटेड एनर्जी आपको मिलेगी। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फोन्स को तो मुझे लगता है साइड में रख देना। मेरे साथ मेरी नानी थी, आप लोग तो सब घर पे रहते हैं, मेरे साथ मेरी नानी थी, मेरा फोन तो
नानी का फोन था, अगर कुछ लगता था तो बहुत रेयरली लगता था क्योंकि टीचर ही सब सॉल्व कर देते हैं, तो उनसे लेना। वरना फोन तो आई थिंक सबको 2 साल के लिए त्याग ही देना चाहिए। फोन से तो बहुत दूर। और कौन से डिस्ट्रैक्शंस जैसे आप फोन से बहुत दूर एक रात को अगर हम पढ़ते हैं तो तब टीचर्स अवेलेबल नहीं रहते थे, तब तो हमें गूगल पे यूज़ करना ही पड़ेगा। आई एग्री गूगल पे यूज करना पड़ता है, बट आई वुड सजेस्ट, मतलब मैं बोलूँगी कि जो मैं करती थी, मैं लिख के जाती थी टीचर के पास सुबह डाउट कि मैम सर मुझे डाउट है, वो आपको जो अच्छे से समझाएंगे ना, बिकॉज गूगल पे से बहुत सारे आंसर है, बहुत सारी मेथड्स है जो सही में सही नहीं होते। मतलब अपने को पढ़ाया कुछ अलग मेथड से जाता है, वहाँ लिखा कुछ अलग ही मेथड से होता है। आपके टीचर जानते हैं आपको, आपके टीचर को पता है कि उन्होंने आपको कैसे पढ़ाया है, तो टीचर से कंसल्ट करना इज वे मोर बेटर। मतलब मुझे लगता है ह्यूमन अप्रोच इज एनीवे बेटर देन दिस टेक्निकल एस्पेक्ट जो सब लोग जा रहे हैं। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट, आप पहले कोचिंग क्लास जाते हो हर रोज, जो भी आपकी होगी मंडे टू सैटरडे आप कोचिंग क्लास जा रहे हैं। और शायद कोई कौन कौन स्कूल जाते हैं, एक बार हाथ देख लीजिए, मतलब कॉलेज जो भी जाता होगा 11th-12th में, ये बस कोचिंग क्लास जाने वाले हैं। अच्छा, स्कूल जाने वाले थे, कोचिंग क्लास वाले सब। कोचिंग क्लास का रफ टाइम है, कोचिंग क्लास का रफ टाइम है 7 to 8 आवर्स, ठीक है। तो ये 7 to 8 आवर्स निकाल दिए मैंने कोचिंग के। जैसे ही आप कोचिंग से आते हो, आपको अपने टीचर ने जो भी पढ़ाया है आज, सबसे प्राइमरी गोल है उसे पढ़ना, उसे रिवाइज करना। तो 2 से 3 घंटे में मान लेती हूँ कि आपने कोचिंग का रिवाइज किया, 2 घंटे में निकाल लेती हूँ, 2 घंटे इस मोटे में था। 2 घंटे में आप ये ट्राई करो कि कोचिंग में मैं जितना रिटेन कर सकती हूँ उतना मैं रिटेन कर दूँगी, जितना रिटेन कर सकता हूँ उतना रिटेन कर दूँ। ये 2 घंटे में से ये आपने पूरा कोचिंग का रिवाइज कर लिया। 1-1.5 घंटा जो भी आपको क्वेश्चन उसके रिलेटेड मिलते हैं, आपको वो सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके एग्जाम का बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैं और आधा घंटा मान लेती हूँ, 2 घंटा आपने रिवाइज कर लिया, 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अच्छा, आपकी जो नेक्स्ट टेस्ट आ रही है उसमें आपको उसके बारे में भी पढ़ना है। 1 घंटा आपने और निकाल लिया रोज का, ऐसा नहीं कि टेस्ट के 3 दिन पहले आप टेस्ट का पढ़ना चालू करो। 1 घंटा निकाल लिया मैंने रिविजन का, टोटल आपके हो गए 5 घंटे। अगर इनकेस आपको कुछ समय बच जाता है, जो आधा 1 घंटा बचा है, तो पुराने टॉपिक्स बस ब्रश अप कर लीजिए। अगर आपने इतना भी 5.5 घंटे का वर्क कर लिया रोज अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, तो आई थिंक कंसिस्टेंटली करने के बाद नो वन कैन स्टॉप यू। एकदम तक चल लेना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज कोई और जगह को इतने सारे बच्चे, 21 लाख बच्चे अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, 23 लाख अभी हो चुके हैं, कोई और तो पढ़ रहा होगा। मुझे लगता है ये दिमाग में आपको क्वेश्चन होना चाहिए सबके कि वो तो बच्चा पढ़ रहा होगा, वो तो बच्चा मेहनत कर रहा होगा अभी। तो अगर आपको आगे बढ़ना है रेस में, तो वीकली टेस्ट आप देके आए, उसके बाद जो भी टेस्ट है आपको सबसे पहले उसको एनालाइज करना चाहिए। कोई आपकी मिस्टेक हुई तो वो क्यों हुई, वो क्वेश्चन पेपर आपका जो भी होगा, वो क्वेश्चन पेपर में आपको टिक करना चाहिए क्वेश्चन जो आपके सही है, जो गलत है वो क्यों गलत हुए। मतलब मैं 3 के बेसिस पे मेरे क्वेश्चन डिवाइड करती थी। सिली मिस्टेक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए, वो कंसेप्ट मुझे नहीं आता, या हरी परी में मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, या कुछ मैंने अपना होता है ना बेसिक सेंटीमीटर्स मीटर्स पूरा स्केल में गलत कर देते हैं, यूनिट्स नहीं देखते, ऐसे ही मार्क कर देते हैं, पढ़ने में गलत कर देते हैं, नॉट एक्सेप्ट पूछा है या एक्सेप्ट पूछा है वो लिखने में गलत कर देते हैं। तो वैसे मैं 3 कैटेगरी में क्वेश्चन के डिवाइड करती थी। ये क्वेश्चन जाते थे मेरे मिस्टेक नोटबुक में, और वो मिस्टेक नोटबुक में रीजन भी जाता था कि मैंने ये क्यों गलत किया। चैप्टर बाई चैप्टर आपकी इसी रिविजन नोटबुक, मतलब रिविजन नोटबुक या मिस्टेक बुक जो भी बोलो वो बननी चाहिए। हर चैप्टर में आपको पता है मैंने क्यों गलत किया, आपको टॉपिक उसमें नहीं चलना चाहिए। ये भी 3 घंटे ले लेता है, इसके बाद में आप करना चाहिए 3-4 घंटे के बाद। यही आपका आधा दिन एंड तक कंप्लीट कर लेता है, 1-2 घंटा बाहर घूम क्या होगा बदले। आपके हिसाब से एग्जाम देके आने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वहाँ पे एनालाइज होना चाहिए पेपर में कहाँ गलती हुई, कैसे मैंने सॉल्व किया, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेम वे कभी कभी घर पे आए तो सबसे पहले वो चीज़ होती है। क्या भूल जाएंगे, अगर कल किया तो भूल जाएंगे कि आपने क्यों, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि 2 साल आपको बस काम करना है, आपका हर एक मिनट आपको सोचना चाहिए कि मुझे मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। जो भी मौका आपको मिले, जहाँ भी मिले, मतलब मुझे मेरे टीचर से बोलते थे कि आपको आपका पूरा समय 24/7 ये डेडिकेटेड रहना है। एक टीचर जैसे मेरे सर ने बोला
बातें तो कभी भी हो जाएगी, एक बार एडमिशन ले लो फिर तो मजे ही मजे। मैंने 3 साल में कम से कम 60 ट्रिप्स मार लिए मेरे दोस्तों के साथ। तो अगर आप एक बार अच्छे कॉलेज में आ जाते हो फिर कभी कोई बोलने वाला है ही नहीं। और ये 2 साल है जो आपके लिए कड़ी 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 मेहनत करना है आपको। टीचर एब्सेंट है, टीचर नहीं है, टीचर गया है, 10 मिनट आगे दूसरे टीचर को आने में लगेंगे। ये 10 मिनट भी आपको यूटिलाइज करने चाहिए कि वो टीचर ने आज क्या पढ़ा मैं देख ली कि घर पे जाके कम समय लगेगा उसको रिवाइज करने में। तो मैं बोलूँगी ये बातें, मस्ती, चिट चैट, घूमना फिरना सब हो जाएगा। एक बार आप नीट, एक बार आप जेई, एक बार आप IIT, एक बार आप MNC निकाल लो, सब मजे आएंगे। क्या क्वेश्चन मैथ के लिए है कि मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, कितने भी मतलब कितनी भी प्रैक्टिस करते हो तो मैथ के स्टेप्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या करें? मैंने तो नीट किया है पर मेरा भाई अभी भी जेई की तैयारी कर रहा है। मैं उसको देखती हूँ रोज कि मैथ्स आई एग्री बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैंने उसके लिए भी बहुत सारे मेरे दोस्तों से बात की है JEE वालों कि मैं उसको क्या बोलूँ कि वो क्या करे। आप लोगों की मेथड बहुत बड़ी होती होगी बट मुझे लगता है वापस आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। उसके टीचर से भी जगह मैंने बात की, उन्होंने मुझे बस ये बोले कि अगर आप आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग रखते हो तो आपका जो 1 ग्रेड लेवल का क्वेश्चन है 2 ग्रेड या 3 ग्रेड लेवल का क्वेश्चन आप धीरे 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 करके कंसिस्टेंटली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट इज आपके बेसिक फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। वापस जाके देखो कि वो टीचर ने आपको नोट्स में क्या पढ़ाया, वो मेथड पढ़ाई तो क्यों पढ़ाई, फिर वही आपका इम्प्लीमेंटेशन आपके क्वेश्चंस में होगा। तो ग्रास रूट लेवल पे वर्क करो पहले, फिर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।